जगह जगह आग लगाई जा रही है। एक ही नारा लगता है, डी चौक पहुंचेंगे, डी चौक पहुंचेंगे, वहाँ अपने बानी को रहा करके ही वापस आएंगे। पॉलिटिकल लोग थे पीटीआई के, वो इस काल को फाइनल काल कहना नहीं चाहते थे। पार्टी के लोग ऐसे इनकलाबी नहीं है कि वो चले आए और इनकलाब बर्पा कर दें। इस्लामाबाद में हमने देखा कि रियासत ने अपनी रिट कायम कर दी है, डी चौक को खाली करा दिया है। गुज़श्ता रात इस्लामाबाद पुलिस ने डी चौक में मौजूद मुजाहिरीन और शरपसंदों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया। इस ऑपरेशन के दौरान तकरीबन 400 से ज्यादा शरपसंदों की गिरफ्तारी अमल में लाई गई, जबकि पंजाब भर से 800 के करीब अफराद को गिरफ्तार किया गया है। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक मुलजिमान के कब्जे से बड़ी तादाद में असलहा, वायरस, गुलेलें और बॉल बेरिंग बरामद किए गए। हुकूमत के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी गाड़ी में बैठकर भाग निकले हैं और इतलात ये हैं कि वो खैबर पख्तूनख्वा पहुंच गए हैं। वज़ीर दाखिला पख्तूनख्वा और इस वक्त जो इतलात आ रही हैं वो मानसेरा में मौजूद हैं और बुशरा बीबी भी उनके साथ हैं और सूबाई स्पीकर जो हैं केपी असम्बली के, उनके घर पर वो मौजूद हैं। दूसरी जानिब हम देखें कि तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद एहतजाज को मनसूख करने का ऐलान कर दिया। तर्जुमान पीटीआई के मुताबिक बानी चेयरमैन से मुलाकात और कोर कमेटी की मीटिंग के बाद ही अगला लाहे अमल अब बताया जाएगा। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार सजाद मीर साहब। सजाद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो एहतजाज था जिसको इन्होंने कहा कि फाइनल कॉल है, लेकिन वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि ये फाइनल कॉल नहीं बल्कि ये मिस कॉल है, क्या कमेंट करेंगे? मिस कॉल भी बहुत अच्छी होती है जी, मजे की होती है। अगर किसी को कोई मिस कॉल आ जाए तो वो एंजॉय कर सकता है, अगर उसका वो मूड हो, अगर उसका वो मजाज हो। लेकिन यहाँ तो मजाज भी नहीं है, मूड भी नहीं है। वो बहुत संजीदा है। उसकी सड़कें बंद पड़ी हुई हैं, उसके फोन बंद पड़े हुए हैं, इंटरनेट काम नहीं कर रहा, कारोबार नहीं हो रहे, लोगों को जगह जगह आग लगाई जा रही है और सिर्फ एक ही नारा लगता है कि हम डी चौक पहुंचेंगे, डी चौक पहुंचेंगे। डी चौक क्या चीज है यार? डी चौक पहुंचेंगे और वहां अपने बानी को रहा करके ही वापस आएंगे। ये नारा तो अच्छा लगता है, प्रैक्टिकली कैफियत बनती। आप बहुत से लोग समझते थे कि शायद सचमुच ये डिटरमेंट होके आ रहे हैं कि डी चौक में बैठ के धरना देंगे और पुलिस वही लाठी डंडों के साथ इनके लाठी डंडों को ले लो और इनके शैलों का मुकाबला करती रहेगी। उन्हें पहले ही बता दिया गया था, सब लोग ये कहते थे, सब तज्जिया नगारों की राय ये थी कि पुलिस अगर चाहे, फौज अगर चाहे तो सिर्फ एक दिन के अंदर नहीं बल्कि चंद लम्हों के अंदर सारे मजमे को डिस्ट्रॉय कर सकती है। और वो हुआ। आगे इस हवाले से हमें आगाह कीजिएगा। जैसे कि हम जानते हैं कि ये पीटीआई की फाइनल कॉल थी, अब पीटीआई को शिकस्त का सामना करना पड़ा है, तो अब पीटीआई के पास इसके बाद क्या ऑप्शंस आपको नजर आ रही हैं? जितने लोग पॉलिटिकल लोग थे पीटीआई के, वो इस काल को फाइनल काल कहना नहीं चाहते थे। अच्छा। वो धमकी देने के, दबाव डालने के लिए तो चाहते थे, लेकिन चाहते थे कोई कॉम्प्रोमाइज हो जाए, काल का हो जाए, कोई जगह हम तय कर लें, कोई दूसरी जगह करके प्रोटेस्ट कर लें, लेकिन इस बात से हम अपनी जान छुड़ा लें। हत्ता के अली अमीन गंडापुर के बारे में भी ये राय थी कि वो भी ये चाहते थे, लेकिन बुशरा बीबी टिकी अड़ी हुई थी। उनको गालबन उनके सितारों ने बता दिया था कि 24 तारीख बड़ी मुकद्दस दिन है और इस दिन कोई क़यामत टूट पड़ेगी, और वो टूट पड़ी, उन पर टूट पड़ी। और जितनी उनकी थी जो नजर आती थी, वो जिस तरह दंदनाती हुई चली आ रही थी, लगता था कि वो दाढ़ती हुई शेरनी जो है डी चौक पहुंचेगी और कोई रास्ता नहीं होगा हुकूमत के पास सिवाय इसके कि इमरान खान को रहा करे। वो सारा नाकाम हो गया। अब हो सकता है कि हलीमा खान जो है वो आपने बड़ी अहम बात की कि मतलब अली अमीन भी जाने को राजी नहीं थे, लीडरशिप भी जाने को राजी नहीं थी। शेर अफजल मरवत का बयान आया, उन्होंने कहा कि मैं और अली अमीन इस बात पे मुत्तफिक थे कि हमने डी चौक नहीं जाना, हमने सिर्फ एहतजाज करना है। अब हमारे कारकुनान जो हैं वो हलाक भी हुए हैं। तो इस सारे एपिसोड में हमने देखा कि बुशरा बीबी जो हैं वो लीड कर रही थी और वही अहकाम दे रही थी। उनके सियासी किरदार को आप कैसे देख रहे हैं अब आने वाले दिनों में इस एहतजाज के बाद? मुझे तो ये लगता है कि पहले तो ये ख्याल है कि ये नई बात नहीं है कि पार्टी वही करती है जो बुशरा बीबी कहती है। पार्टी से वही इमरान खान बुशरा से पूछ कर उनकी फायदे और तस्वीरें दिखाकर तकर्रियां करते थे और सब कुछ होता था। इसको रूहानियत कहा जाता था। कुछ लोग कहते थे रूहानियत नहीं है, ये इंटेलिजेंस की रिपोर्ट हैं जिनकी बुनियाद पर सारा काम करती हैं। लोग उन पर इल्जाम लगाते थे, खुद वो कॉम्प्रोमाइज है। अब लोगों को और शक पड़ गया होगा
पता नहीं ये किसी के कहने पर इमरान खान को डिग्रेड कर रही हैं, उनको परेशान कर रही हैं, ताकि वो और फंसे सूरत हाल में, और फंस के और जेल में रहे, और इनका दंदलाती फिरें और चलता रहे इनका इक़्तिदार। कुछ लोगों का ख्याल है कि शायद इनका इक़्तिदार इसके बाद ज़वाल पजीर हो जाएगा, हलीमा खां का शुरू हो जाएगा। मुझे नहीं लगता इस तरह की कुछ सूरत पैदा होगी, लेकिन ये पूरा नक्शा जो है ये पार्टी को मजीद तितर बितर, यानी ये कौन सोच सकता है कि अगर रियासत चाहे तो एक डी चौक से वो चंद हजार भी लोग हों तो उनके मजमे को मुंतशिर नहीं कर सकती, ये कौन सोच सकता है। और फौज जब कह दिया गया है कि शहर फौज के हवाले कर दिया गया है, तो क्या आप इंतजार कर फौज आए और गोलियां चलाए? और ये वो आप कहना चाहते थे कि वो जो 9 मई का वाकया हुआ था और ये कोर कमांडर हाउस में दूसरी जगहों पे GHQ पे क्यों गोली नहीं चलाई, फौज ने क्यों नहीं रोका? क्या आप इस इंतजार में थे? तो भाई हर बार नहीं, आपने रेंजर के 3 आदमी 4 आदमी मार दिए और उन्होंने उसका जनाजा आर्मी चीफ ने पढ़ा, हमारे जो वज़ीर आज़म उन्होंने पढ़ा जी। वहां साफ जो होना था हो गया, अब इससे आगे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है और रियासत को अंडरमाइन ना करे। अच्छा सजाद साहब, आपको नहीं लगता कि हिकमत अमली में भी मसला था? जहां से अहकामात आ रहे थे वहां तो मसला था ही, अगर संजानी मोड़ या फिर जो कुलसूम प्लाजा था वहां तक ही रुक जाते, या फिर जो पेशावर मोड़ की तजवीज़ थी हुकूमत की जानिब से वहां पर एहतजाज रिकॉर्ड करवाते और भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवा कर चले जाते तो एक फेस सेविंग मिल जाती, कम अज कम ऐसी हजीमत तो ना होती। फेस सेविंग की बात है, फेस सेविंग हो जाती, लेकिन मसला ये है कि ये सारी एक्टिविटी जो है ना, ये एहतजाज की और लोगों को लेकर निकलने की, इसकी एक हद है। और इस पार्टी के लोग ऐसे इनकलाबी नहीं है कि वो चले आए और इनकलाब बर्पा कर दें। ये लोग बड़े नाजों के पले हुए लोग हैं, इसमें कुछ लोग इनकलाबी हैं, कुछ शक नहीं है, लेकिन नाजों के पले हुए लोग कोई सख्ती बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये अलग बात है कि खैबर पख्तूनख्वा में इनकी हुकूमत भी है और उस खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने अपने कुछ इंतहा पसंद दहशतगर्द तशद्दुद करने वाले अफगानियों को किराए पे ले रखा है और वो गुलेले थामे और पतंग असला लिए साथ साथ चलते हैं। अभी तो डिटेल आएगी कि कौन कौन लोग शामिल थे, कैसे शामिल थे, कौन कहां से पकड़ा गया, कैसे पकड़ा गया। अब बार बार हम कहते हैं यूं नहीं था, यूं था, यूं नहीं था, यूं था। भाई ये बात मान लेनी चाहिए कि ये अफगान तालिबान को इस काम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, न सिर्फ पाकिस्तान के ताल्लुकात अपने अफगान भाइयों के साथ खराब कर रहे हैं, बल्कि उनका इस्तेमाल करके पाकिस्तान में बहुत सी सूरत-ए-हाल को और मजीद बिगाड़ रहे हैं। बिल्कुल सज्जाद साहब, आपने सारी सिचुएशन को काफ़ी प्रिसाइजली एक्सप्लेन किया है। ज़रा इस हवाले से भी हमें बताइए कि अब मुल्क में सियासी इस्तेहकाम के लिए हुकूमत को क्या इक़दाम करने होंगे? हुकूमत को अपनी मईशत को बेहतर करना पड़ेगा, सिक्योरिटी को और मजबूत करना पड़ेगा। ये जो है ना ड्रामा लगाना कि चल पड़े हैं, जमाना हो गए हैं, कंटेनर चल पड़ा है, भाई ये आखिर रियासत है, रियासत उनको वहां भी रोक सकती है, कुछ सूबाई हुकूमत का सिर्फ मामला नहीं है। जब फौज को हुक्म दे दिया जाए कि कोई दहशतगर्दी, कोई तशद्दुद के, सजाद साहब बिल्कुल फौज तो रोक सकती है, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब को आपने सुना होगा, वो कह रहे थे कि 3 कुदरती मकामात ऐसे थे जहां से हमें एज हासिल था और हम बआसानी रोक सकते थे, लेकिन वहां नहीं रोका गया। तो ये बाद में अब तायुन किया जाएगा कि किसकी क्या कमी बेशी थी, क्या कोताही थी। एक तो सिंपल वजह थी कि एक गैर मुल्की मेहमान जो था आपके मुल्क में मौजूद था, उस वक्त आप ये ड्रामा नहीं खिलाना चाहते थे, आप उनको बार बार कहते थे मुज़ाकरात कर रहे हैं। व्हाइट हाउस वाले कहते थे कि इस्लामाबाद वाले ह्यूमन राइट्स का एहतराम करें और इन लोगों को कह रहे थे कि भी आप भी जो है तशद्दुद दहशतगर्दी ना करें। उन्होंने नहीं सुना, सुन लिया। देखिए ना, ये भी तो एक इमेज बनाने वाली बात होती ना। इन्होंने इमेज बनाया कि हम जमहूरी कदरों का एहतराम कर रहे हैं, उन्होंने इमेज बनाया कि हम किसी बात की परवाह नहीं करते, हमें यही परवाह नहीं कि गैर मुल्की मेहमान यहाँ आया हुआ है, हम उस मेहमान की मौजूदगी में मुल्क को बुरी सूरत हाल से दो चार कर रहे हैं। यानी एक तरफ वो अपने मेहमान को शाइया दे रहे हैं और दूसरी तरफ अपने शहीदों का जनाजा पढ़ने के लिए, उनका कंधा देने के लिए वो चिकलाला पहुंचे हुए हैं वज़ीर आज़म आपके। तो ये सूरत हाल कोई दुनिया आकर देख रही है आकर, यानी ये सूरत हाल कोई, मैं हमेशा कहता हूँ डेस्परेट अटेम्प्ट है इमरान की। इमरान को अब नजर आ गया है कि आसानी के साथ और कोई पार्टी के रोब और जोब के साथ कह के मैं करके दिखाऊंगा, उस तरह उन्हें रहा करने वाला नहीं है।
अगर उन्हें रिहाई देनी है, अदालतों के पास जाएं, अपना मुकदमा लड़ें, अपना केस लोगों के सामने पेश करें। केस पेश कर एक तरीका है, दूसरे मुल्कों में अपनी लॉबी इस्तेमाल करते हैं। देखिए अभी मेरे ही प्रोग्राम में ब्रिगेडियर फारूक हमीद ने कहा कि वो उस वक्त अताशी थे, पाकिस्तान के सलामती के अताशी थे, दफा के अताशी थे, कि फलां साहब बयान दे रहे थे, तो मैंने देखा कि बहुत से लोग बैठे चेक लिख रहे हैं $300 के। तो मैंने कहा ये क्या हो रहा है? तो उन्होंने कहा कि आपको नहीं मालूम कि यहाँ जब बयान दिलाए जाते हैं तो फंडिंग की जाती है। तो लॉबी का तरीका, खत्म लिखने का तरीका, जो सारा मामला है, जमहूरियत का डोंग अपनी जगह है, लेकिन उसका तरीके तो उनके हम मुसल्लमा है। लेकिन सजाद साहब फिर इसका दूसरा रुख अगर देखें तो फिर हम ये तो कह सकते हैं ना कि उनकी हिकमत अमली अच्छी है तहरीक इंसाफ की, कि उन्होंने लॉबिस्ट हायर कर रखे हैं, वो लॉबिंग करते हैं, बिल्कुल करते हैं। जो हुकूमती जमातें हैं इन्हें भी फिर काउंटर करना चाहिए, इन्हें भी इस तरह के लॉबिस्ट हायर करने चाहिए। नहीं, हुकूमती जमातों को यह ख्याल है कि इसका कोई फायदा नहीं होता। अच्छा। और उनको कई मिसालें भी देते आए हैं कि पैसे दे के लोगों ने खतूत लिखे, लेकिन उनका क्या अंजाम। तो वो कहते हैं कि ठीक है, अपना पैसा खर्च कर दें, तमाशा लगा लें, देख लें। हाँ, ये बात कहा जाता है कि हमारी खारजा पॉलिसी जो है उस तरह शायद यहाँ तो खारजा ऑफिस में हमारे अब भी वो लोग मौजूद हैं जो कि पीटीआई के बारे में साफ नजर रखते हैं। यहाँ खारजा पॉलिसी सचमुच इस काबिल नहीं है कि वो मुल्क का इमेज और मुल्क का दफा जो है बेहतर तौर पर दुनिया के सामने पेश कर सके। इसमें कुछ भी कर लीजिए, लेकिन ये है कि इस वक्त सूरत ये है कि वो उनकी हैसियत, उन खतूत की हैसियत, उन बयानात की हैसियत, उन करारदादों की हैसियत सिवाय इसके कुछ नहीं है कि दुनिया जानती है कि वो लॉबिस्ट के जरिए कराए जाते हैं और उसके लिए पैसे दिए जाते हैं और पैसे देकर जमहूरियत का सर बुलंद किया जाता है। अच्छा सजाद, सजाद साहब जरा इस पर भी कमेंट कीजिएगा कि अब आपको क्या लगता है कि क्या तहरीक इंसाफ दोबारा से अपनी ताकत को यकजा करके फिर से इस्लामाबाद का रुख कर सकती है, या अब कुछ माह तक तो इसका कोई इम्कान नहीं? मेरा ख्याल अगर रुख करने की कोशिश करेगी तो उनके लिए मुश्किल ज्यादा होंगी। इस वक्त एक एडेड अट्रैक्शन ये थी कि वो भी खुद उसमें शामिल हो रही थी। जी हाँ। लेकिन वो भी खत्म हो गई और वो भी अब मानसरा में बैठी हुई है अपने स्पीकर के घर पर और अपने चीफ मिनिस्टर के साथ बैठी नाश्ता कर रही हैं और उसके कारकुन गिरफ्तार चुके हैं। तो बस ये अट्रैक्शन जो थी ये भी खत्म हो गई। उनका ख्याल था कि वो देखकर ही गोया कभी छिड़ जाएगी। वो पता नहीं किस चीज का व्रत कर रही थी, क्या दूध पड़ रही थी, क्या जादू कर रही थी, क्या रूहानियत कर रही थी। मुझे तो इस रूहानियत की समझ नहीं आती। इस्लाम का बड़ा थोड़ा बहुत मुतालिया है, मुझे कोई समझ नहीं आता कि रूहानियत क्या है। बाबा फरीद की दरगाह का बाहर अपनी निस्बत ज़ाहिर करते हैं ये लोग, लेकिन ये कैसी निस्बत है जिसका बाबा फरीद के साथ दूर दूर का ताल्लुक नहीं है। ये जो टोटके और तरीके उन्होंने इख्तियार कर रखे हैं और जो बनाते हैं कि जिसको रूहानियत का नाम देते हैं, इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। और इस्लाम के जो बड़े सूफी हैं, बाबा फरीद जैसे, या बहादुर ज़िक्र मुल्तानी जैसे, या दाता जैसे, उनके यहाँ इस चीजों की कोई गुंजाइश नहीं मौजूद है। बिल्कुल सजाद साहब, आपने ये बड़ी दुरुस्त बात की है, बड़ा आपने अच्छा पॉइंट जो है वो रेस किया। सर लास्टली इस बात पर भी कमेंट कर दीजिएगा कि जो सूबाई हुकूमत है केपी की, वो क्यों अपनी जिम्मेदारियों से इतनी गाफिल है और उन्हें सिर्फ जो है अडियाला जेल से जो है ना वो मकसद है, उसी से सरोकार है। कुरम में इतना बड़ा जो है वो मामला हुआ और इतने बड़े पैमाने पर हमने देखा कि हलाकतें हुई, तो वहां पर ये क्यों तवज्जो नहीं दे रहे और सिर्फ इनका जो रुख है ये अडियाला की जानिब ही क्यों है? असल में वो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। बहुत से लोग कहते हैं, ख्वाजा आसिफ भी कहते हैं, लफ्जों में कहूँ तो शायद एजेंसियों के आदमी हैं, वो किसी और का खेल रहे हैं। और इमरान भी चाहते हैं कि वो खेल खेलते रहें ताकि उनका राब्ता एजेंसियों से रहे और उनको कोई कंसेशन हो सके। लेकिन इस वक्त बुशरा बीबी ने तो वो खेल जो था बिल्कुल तड़पट कर दिया। उसका आगे करो, अली अमीन को आगे करो, पीछे को जाता है, जाने लगा, बोतल मार दी, कुछ कर दिया और फंसा के उसको आगे ले गई और आप भी आगे गई, फिर इकट्ठी भागी। फिर भागने का रास्ता कोई नहीं था, एक ही गाड़ी में, बुलेट प्रूफ गाड़ी में दोनों भाग के मखतूम गए। तो ये सूरत वहाँ से हो जानी चाहिए साहब। बिल्कुल, जो कारकुनान हैं उन्होंने भी देखा और फिर जब अली अमीन और बुशरा बीबी वहाँ से रवाना हो गए, एक ही गाड़ी में कारकुनान भी अपनी गाड़ियाँ छोड़कर वहाँ से चलते बने। बहुत शुक्रिया सजाद मीर साहब, आपके कीमती वक्त का, आप अपना तज्जिया दे रहे थे।